नाउ स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज हम फिनिश करेंगे आइसोमेरिज्म को पूरी तरीके से क्लास 11th में। ठीक है ना, ध्यान से सुनिए। आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है, अब ये कुछ ओपन करके मैंने रखा हुआ है जानबूझ के, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है ना, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। जितना क्लास 11th में ज़रूरत है वो हम पढ़ेंगे, यानी कि एल्केन्स का हम पढ़ेंगे, ठीक, और साइक्लो एल्केन का हम क्लास 12th में पढ़ेंगे। ठीक, अब ध्यान से सुनिए। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने ना एक वीडियो शेयर किया हुआ है, ठीक है ना। उस वीडियो को पहले देख लो, 2 बार 3 बार जो भी समझ में आए, फिर इस क्लास को स्टार्ट करना। वो 2 या 3 मिनट का वीडियो होगा। ठीक, अब ध्यान से सुनिए। वीडियो कौन सा है, यदि किसी को नहीं मिल रहा है ग्रुप पे, तो आप क्या करो, यूट्यूब पे सर्च करो। ठीक है, यहाँ मैं नहीं दिखा सकता हूँ, है ना, यहाँ मैं नहीं दिखा सकता हूँ। ठीक, इसमें एनिमेशन दिखाया गया, आप समझ रहे हो मैं यहाँ क्यों नहीं दिखा सकता हूँ। बहरहाल आप खुद से इसको देखिए। आप यहाँ पे यूट्यूब पे टाइप करिए कन्फर्मस एनिमेशन, ठीक, और आपको ये वाला वीडियो देखना है, ये जो दिखाई पड़ रहा है आपको यहाँ पर, ये वाला 3 मिनट 46 सेकेंड का। ठीक है ना, ये वाला वीडियो आप देखिए। ठीक है, 9 मंथ अगो 166, अब जो भी है ये वाला आप देख रहे हो, इसका थंबनेल। ठीक, ये वाला आप क्लिक करिए और इसको आप 2 बार 3 बार देखिए इस क्लास को करने से पहले। ठीक, क्योंकि इसमें एनिमेशन बहुत अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए जो भी दिखाया गया। अब एनिमेशन तो मैं आपको यहाँ शो नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो ये वीडियो अब मेरे ख्याल से आपने देख लिया होगा। अब आइए इसकी क्लास स्टार्ट करिए। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या है, ठीक है ना। देखिए, अराइजेस ड्यू टू फ्री रोटेशन अबाउट अराउंड सिग्मा सिग्मा बॉन्ड। जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा क्या, कि ये कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, फ्री रोटेशन होता है। यहाँ पर क्या होता है, फ्री रोटेशन होता है। जैसे कि ये इस तरीके से देखिए। मान लीजिए कि आपको मैं इथेन ही दिखा रहा हूँ। ठीक, मान लीजिए मैं आपको इथेन दिखा रहा हूँ, ये इस तरीके से। ठीक, या इसको न्यू पेज पे हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बच्चों, ध्यान से, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है। ठीक, ओके। उसके बाद ये देखिए कुछ इस तरीके से, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक, या मैं आपको ना डिफरेंट कलर से दिखा दूँ। यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन है, इस तरीके से। ठीक, और उसके बाद अब मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ। डॉटेड लाइन का मतलब आप समझ जाना क्या है, मैं बता रहा हूँ। एक मिनट रुक जाओ, ए ऐसे करके रुक जाओ। देखो, इस बॉन्ड के पैरेलल ये बॉन्ड, इस बॉन्ड के पैरेलल ये बॉन्ड, और इस बॉन्ड के पैरेलल ये वाला बॉन्ड मैंने ऐसे करके ड्रॉ किया। ठीक, इसको 3-4 बार कॉपी कर लेते हैं तो आपको कुछ समझ में आएगा। चलो, बहुत बार कॉपी कर लिया हमने। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन। जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा, यहाँ सामने से देखोगे। अब 3D व्यू मैं तो दिखा नहीं सकता, तो मैंने ऐसा बना दिया। ठीक है ना, अब इसके बारे में हम डिटेल में बात भी करेंगे, लेकिन आप यहाँ देखो। यहाँ जब आप देखोगे तो आपको कभी तो, अभी आपने देखा होगा ना, दो इथेन में एक कार्बन ऐसे करके रोटेट कर रहा था, सिग्मा बॉन्ड के अबाउट ऐसे रोटेशन हो रहा था। ऐसे जब रोटेशन हो रहा है तो कभी तो ये होगा, इस हाइड्रोजन के सामने ये पड़ेगा। जब ऐसे सामने से देखोगे तो इसके पीछे जस्ट हाइड्रोजन दिखाई पड़ेगा, इसके पीछे ये वाला हाइड्रोजन, सॉरी, हाँ, इसके पीछे ये वाला हाइड्रोजन दिखाई पड़ेगा, इसके पीछे ये वाला। अब रोटेशन और हो गया, तो ये सब मान लो, एक को फिक्स कर दो, एक को रोटेट करो, ये वाले को ऐसे सिग्मा, ये वाले कार्बन को ऐसे करके सिग्मा बॉन्ड के अराउंड क्या करोगे, रोटेट करोगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये ऐसे रोटेशन करिए इसका, पीछे से पकड़ के, ऐसा, है ना, तो ये थोड़ा सा ऐसा घूम जाएगा। अभी आपने वीडियो में देखा भी होगा। ठीक, ये घूम के मान लो एच यहां आ गया। ठीक, और ये वाला बॉन्ड थोड़ा इधर चला गया, ये वाला बॉन्ड थोड़ा इधर आ गया, और ये वाला बॉन्ड थोड़ा उधर चला गया, कुछ इस तरीके से। ठीक, एच 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 एच, देखा, तो यहाँ लगातार रोटेशन हो रही है। ठीक, लगातार रोटेशन हो रही, हर एक बार आप सामने से आके देख रहे हो तो आपको कुछ अलग ही अलग मॉलिक्यूल दिखाई पड़ रहे हैं 3 डायमेंशनल स्पेस में। मतलब ये हाइड्रोजन एटम का अरेंजमेंट 3 डायमेंशनल स्पेस में आपको अलग अलग, क्योंकि रोटेशन हो रहा है ना, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हो रहा है, फ्री रोटेशन हो रहा है। क्या पता कभी आपको ऐसा दिखाई पड़े। जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लो थोड़ा सा ये और घूम गया। ठीक है, वीडियो में आपने देखा होगा तो मेरी ख्याल से आपको अच्छी तरीके समझ में आया होगा। थोड़ा सा और रोटेशन हो गया तो ये बॉन्ड इधर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक, ये थोड़ा और इधर चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा, है ना, समझ रहे होगे आप। तो ऐसा सामने से देखोगे तो हर एक बार स्थिति आपको अलग अलग दिखाई पड़ेगी। ठीक है ना, ओके। तो
इनको हम क्या बोलते हैं, ये भी इथेन है, ये भी इथेन है, ये भी इथेन है, ठीक। यानी कि सभी के सभी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या, अब मैं और नहीं दिखा रहा हूं सिचुएशंस, अब आप समझदार हो। ऐसे कितने कन्फॉर्मर्स बन सकते हैं, तो जवाब है ऐसे इनफाइनाइट कन्फॉर्मर्स बन सकते हैं। खुद सोचो ना, ये पीछे इस बॉन्ड के अबाउट ऐसा रोटेशन लगातार हो रही हो रही हो रही हो रही, तो इन तीनों हाइड्रोजन की कितनी पोजीशंस होंगी, तो जवाब है इनफाइनाइट पोजीशंस होंगी। तो हर एक बार आप उसकी फोटो खींच लो, एक बार फोटो खींची तो ऐसा आइसोमर, एक बार फोटो खींची तो ऐसा, अब थोड़ा और रोटेट हो जाएगा तो कुछ और बनेगा, थोड़ा और रोटेट हो जाएगा तो कुछ और बनेगा, ठीक। तो बहुत सारे कन्फॉर्मर्स पॉसिबल होते हैं, ये आइसोमर्स होते हैं एक दूसरे के, क्यों, क्योंकि सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन 3 डायमेंशनल स्पेस में सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है यहाँ, C2H6, ठीक है। लेकिन 3 डायमेंशनल स्टेट में सिग्मा बॉन्ड के अराउंड ये ऐसे करके रोटेशन होता रहता है, तो इससे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स इसके 3 डायमेंशनल स्पेस में पॉसिबल है, ठीक। ओके, अब ये फ्री रोटेशन क्यों हो रहा है, तो जवाब है ये जो रूम टेम्परेचर है ना, रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी होती है, ध्यान से सुनिए, रूम टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल के पास, इथेन के मॉलिक्यूल के पास या कोई और भी एल्केन है, अभी हम बात करेंगे, पहले मैं एक बेस बना रहा हूं क्लास का। रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी अवेलेबल होती है कि ये सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन हो, ठीक, बस यही है। तो बहुत सारे यानी कि इनफाइनाइट कन्फॉर्मर्स बन के आएंगे। ओके नाउ, अब ये आप क्यों पढ़ रहे हो, ये कन्फॉर्मर्स आप क्यों पढ़ रहे हो, ठीक है ना, तो जवाब है आप इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि जब आप क्लास 12 में रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ोगे, ठीक है ना, देखिए जब रिएक्शन होती है तो एक मॉलिक्यूल दूसरे के साथ केमिकल रिएक्शन करेगा, ठीक। तो जब आप रिएक्शंस के बारे में डिटेल में पढ़ोगे तब इसके बारे में जानोगे। जस्ट एक एग्जांपल छोटा सा दे रहा हूं, बात समझो। मान लो कोई ए नाम का एटम है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, है ना, कोई ए नाम का एटम है, ठीक। अब ये एटम आके यहां कहीं लगना चाहता है, तो देखो अगर ये वाले कन्फॉर्मर पे आएगा, ठीक, तो कहीं लगना चाहेगा तो वो देखेगा अरे इसका स्ट्रक्चर तो अलग है, लेकिन यही एटम जब इस पे आएगा तो ये एटम सोचेगा क्या कि ये कुछ और है, मतलब यहां पर अरेंजमेंट कुछ और है ना, तो इसके लिए ये वाला मॉलिक्यूल इथेन का अलग तरीके से थोड़ा सा बिहेव करेगा। अब ये एटम यदि इस पे लगना चाहे, ठीक, तो यहाँ पर बिहेवियर थोड़ा सा अलग होगा। अभी आप और क्लास आगे करोगे तो और डिटेल में आएगा, अब ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। कन्फॉर्मर्स क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड, ठीक, जो फ्री रोटेशन होता है उससे डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होते हैं, सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, अब देखने में सारे अलग अलग लग रहे हैं, ठीक। तो बस सारे के सारे क्या हैं, कन्फॉर्मर्स हैं, एक दूसरे के सारे क्या हैं, कन्फॉर्मर्स हैं। इसी को हम कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके नाउ, अब देखिए यही बातें यहाँ लिखी हुई है, वीडियो आपने जरूर देखा होगा मेरे ख्याल से, तो आपको अच्छा समझ में आया होगा, ठीक। नंबर 1, अराइजेस ड्यू टू फ्री रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, मैंने आपको बताया कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन होता है तो कन्फॉर्मर्स बनते हैं। दूसरा, देयर आर इनफाइनाइट कन्फॉर्मर्स, ठीक, मैंने अभी आपको समझाया इनफाइनाइट कन्फॉर्मर्स पॉसिबल हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट, द एनर्जी फॉर द रोटेशन और रोटेशनल एनर्जी अराउंड सिग्मा बॉन्ड इज अवेलेबल एट द रूम टेम्परेचर, मतलब आपको बाहर से एनर्जी सप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जो इथेन का मॉलिक्यूल है, मान लो यहाँ इथेन गैस फैली हुई है पूरी और ये इथेन का कोई मॉलिक्यूल है एक, तो उस मॉलिक्यूल को रूम टेम्परेचर पे ही सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन करने के लिए एनर्जी मिल जाएगी, आपको बाहर से उसको एनर्जी सप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट इज टोटल कन्फॉर्मस ऑफ मीथेन इज 0, सही बात है, मीथेन में एक ही तो कार्बन होता है, खुद सोचो, अभी वीडियो आपने देखा था, ठीक। मीथेन में एक ही कार्बन तो होता है, ठीक है ना, तो एक कार्बन होता है तो दूसरा कार्बन ही नहीं है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही नहीं है, तो फ्री रोटेशन सिग्मा बॉन्ड के अराउंड कहां कराओगे भाई, ये देखो ये बेचारा मीथेन है, ठीक, और यदि ये आपका मीथेन है, ठीक है, तो एक ही कार्बन है, तो एक ही कार्बन है तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर, तो फ्री रोटेशन कहां से कराओगे, तो इसलिए इसका कोई भी कन्फॉर्मर नहीं बनेगा, जो ये है वही है जो मीथेन का मॉलिक्यूल है वही है, इसका कोई कन्फॉर्मर नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पर कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड एब्सेंट है, ठीक, कार्बन कार्बन, यहाँ दो कार्बन ही नहीं, एक ही तो कार्बन है, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड इज एब्सेंट, इज एब्सेंट, ठीक। अब सुनो, ध्यान से सुनिए जरा, यहां पर हमने बोला कंपेयर रोटेशनल एनर्जी, ठीक, रोटेशनल एनर्जी यानी कि सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन कराने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसको हम रोटेशनल एनर्जी बोलेंगे, ठीक। अब सुनो ध्यान से, ये दिया है इथेन, तो इथेन ऐसा होगा कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, है ना, और ऐसा करके हाइड्रोजन, ठीक।
और इथीन क्या होगा आपका? कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। यदि आप चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मुझे जरा बताइए कि ज्यादा रोटेशनल एनर्जी कहां पर होगी, यहां पर या यहां पर? सोचो सोचो सोचो, ज्यादा रोटेशनल एनर्जी कहां पर होगी, सोचो। देखो ये तो आराम से बढ़िया से रोटेट करेगा, सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर, उसको रोटेशन करने में समस्या है, लेकिन मैं कह रहा हूं करवाओ। इसको रोटेशन करने में प्रॉब्लम है क्योंकि सिग्मा भी है पाई भी है, सिग्मा भी है और पाई भी है, आपको पता है सिग्मा भी है पाई भी है। तो सिग्मा बॉन्ड में हेड ऑन ओवरलैप है, आराम से रोटेशन होगा। आपने वीडियो में भी देखा इथेन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में आराम से रोटेशन हो रहा है, लेकिन यहां समस्या क्या है? पाई बॉन्ड है। अब पाई बॉन्ड परेशान करेगा, तो यदि पाई बॉन्ड परेशान करेगा, मैंने कहा नहीं यार तुम जबरदस्ती रोटेशन कराओ, तो एक कार्बन को पकड़ के जब ऐसे रोटेशन करवाओगे, सोचो इस बात को, तो पाई बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। सुनो ध्यान से, क्या मैंने सही कहा? यस सर। यार पाई बॉन्ड प्रॉब्लम करेगा, साइड ओवरलैप है, तो वो फ्री रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, वो रोटेशन नहीं कराने दे रहा। मैंने कहा कराओ, तो अगर तुम कराओगे तुम बोलोगे इसको ही तोड़ दो, जाओ पाई बॉन्ड को ही तोड़ दो, तो पहले वाले पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, फिर तो एक सिग्मा बचेगा, उस सिग्मा के अराउंड फ्री रोटेशन होगा। तो पाई बॉन्ड को यदि तुम्हें तोड़ना पड़ेगा तो भाई उसके लिए एनर्जी लगेगी ना, तो यहां पर एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ रही है पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो ज्यादा एनर्जी कहां लग रही है? यहां पर रोटेट कराने में ज्यादा एनर्जी कहां लग रही है आपकी? यहां पर। पहले तो पाई बॉन्ड को बेचारे को तोड़ो, फिर सिग्मा बनेगा, उस सिग्मा के अराउंड हम रोटेशन कराएंगे। यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं, रूम टेम्परेचर पे ही क्या होगा? फ्री रोटेशन होने लगेगा, आपको बाहर से एनर्जी देने के लिए जरूरत नहीं है। तो इसकी रोटेशनल एनर्जी लेस है, ठीक, इसकी क्या हो गई? लेस। और क्योंकि यहां पर आपको एडिशनल पाई बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, पहले तो पाई बॉन्ड ब्रेक करो तब सिग्मा बचेगा, तब फ्री रोटेशन पॉसिबल है, तो भैया पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो यहां पर रोटेशनल एनर्जी आपको ज्यादा लगेगी, ठीक। यहां पर रोटेशनल एनर्जी क्या होगी आपकी? ज्यादा होगी। तो बताओ इन दोनों में से किस में ज्यादा होगी? इन दोनों में से इसमें ज्यादा होगी, तो इधर ग्रेटर कर दिया, ठीक। मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आई होंगी, और उस वीडियो को आप बार बार देखिएगा, जब ये क्लास कंप्लीट हो जाए तो एक दो बार और देखिएगा। अब बच्चों देखिए, अब हमें दो तरीके के फॉर्मूले पढ़ने हैं, एक पढ़ना है हमें न्यूमैन प्रोजेक्शन और दूसरा हमें सॉ हॉर्स पढ़ना है, ठीक। अब ये क्या होता है? ये मैंने आपको सॉ हॉर्स ही दिखाया है, लेकिन अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। आइए देखिए, सबसे पहले हम इथेन का केस ले लेते हैं ना, एक एक मॉलिक्यूल लेंगे, डिफरेंट केसेस लेंगे। तो बच्चों इथेन के केस में आप पढ़िए न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। न्यूमैन ये न्यूमैन हो चाहे सॉ हॉर्स हो, जितने भी फॉर्मूला हैं, ये केमिकल रिएक्शन जब आप कराओगे आगे चल के, है ना, तो उन केमिकल रिएक्शंस को समझने में हेल्प करेंगे, इसलिए पढ़ाया जा रहा है, ठीक। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, अब ध्यान दें, ये न्यूमैन नाम के व्यक्ति ने बनाया होगा, तो इसमें कुछ भी नहीं है, ध्यान से सुनिए। इथेन का मॉलिक्यूल क्या होता है आपका? बताइए, C2H6, यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये वाले कार्बन को बोला मैंने कार्बन नंबर 1 और ये वाले को बोला मैंने कार्बन नंबर 2, ठीक। कार्बन नंबर 1 को मैं डॉट से दिखाऊंगा और कार्बन नंबर 2 को मैं राउंड से दिखाऊंगा। अपनी बुक में देखिएगा तो ऐसे ही आपको सवाल दिए रहेंगे, सवाल का मतलब एग्जाम्पल, ध्यान से सुनो। इसका रिप्रेजेंटेशन कॉपी पे कैसे करते हैं, अभी आपने एनिमेशन देखा। अब कन्फॉर्मर्स का रिप्रेजेंटेशन कॉपी पे कैसे करेगा? एक केमिस्ट्री का स्टूडेंट कन्फॉर्मर्स का रिप्रेजेंटेशन अपनी कॉपी पे कैसे करेगा? तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां मैं आपको दिखाता हूं। ये एक डॉट लगाओ, ठीक। डॉट का मतलब ये नंबर 1 वाला कार्बन, ठीक। और इस डॉट पे ध्यान सुनिएगा, इस डॉट पे कितने हाइड्रोजन लगे हैं? इस डॉट पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो आपने क्या किया? 3 हाइड्रोजन बना दिए 60 डिग्री के, सॉरी 60 नहीं, 120 और 120 के गैप पे, ठीक। टोटल एंगल 360 होता है कुछ इस तरीके से। ये डॉट नंबर 1 कार्बन है, एक हाइड्रोजन यहां लगाओ, 120 डिग्री पे एक और लगाओ, और 120 डिग्री पे एक और लगाओ, ठीक। तो एक हाइड्रोजन आपने यहां चिपकाया, एक आपने यहां चिपकाया, एक आपने यहां चिपकाया। सुन लो ध्यान से, डॉट से किसको दिखाया? नंबर 1 कार्बन को। अब ए राउंड आपको करना है, राउंड से आप किसको दिखाओगे? पीछे वाले कार्बन को। ये लो, ये राउंड से आपने किसको दिखाया? पीछे। भाई न्यूमैन ने बोला कि डॉट वाले से इस कार्बन को दिखा दो नंबर 1 को, दूसरे कार्बन को सर्कल से ऐसे राउंड से दिखा दो। अब इस राउंड पे भी कितने हाइड्रोजन है?
3 हाइड्रोजन है, पीछे चेक कर लो, नंबर 2 कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन, तो उन तीनों हाइड्रोजन को दिखाने के लिए भाई सी पे नंबर 2 पे 3 हाइड्रोजन है, उसको ऐसे दिखाया जाता है, कैसे, ऐसे, कैसे, ऐसे, देखो डॉटेड लाइन से, डॉटेड लाइन से बस मैं आपको दिखा रहा हूं, है तो ये सिग्मा बॉन्ड है कार्बन और एच के बीच में, लेकिन ये कार्बन पीछे वाला कार्बन है, राउंड वाला, ठीक, एक ये और यहां पे इस तरीके से और यहां पे इस तरीके से, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, पता है मैंने तो आपको ऐसा दिखा दिया है, मैंने तो आपको ऐसा दिखा दिया है, ठीक है। एक्चुअल में सच्चाई पता है क्या है, सुनो चल क्या रहा है, इधर देखो जरा, अगर हम डॉट वाला कार्बन और राउंड वाले कार्बन को पकड़ के ऐसे खींच दें, डॉट वाले कार्बन को ऐसे पकड़ के खींच दें और राउंड वाले को ऐसे पकड़ के खींच के सीधा कर दें, तो आपका क्या बन जाएगा, दूसरा वाला फॉर्मूला जो भी आपको मैं पढ़ाऊंगा आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, 100 हॉर्स। ये डॉट वाला है आपका, आपको जस्ट मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, ये आपका डॉट वाला है और ये आपका राउंड वाला कार्बन है, समझे। तो 3D में कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, सुनो, तो ऐसे जब सामने से आके देखोगे आप, तो ये वाला हाइड्रोजन इसको ढक लेगा, छुपा लेगा, और ये वाला हाइड्रोजन इसको छुपा लेगा, और ये वाला हाइड्रोजन इसको छुपा लेगा। तो ये जो न्यूमैन प्रोजेक्शन है, इसमें ये वाले बॉन्ड ने, सुन लो ध्यान से, आगे जो कार्बन है और उसका जो हाइड्रोजन है, आगे जो कार्बन है उसका जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, उसने पीछे राउंड वाला जो कार्बन है और ये डॉटेड वाला जो बॉन्ड आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ये दोनों एक के ऊपर एक छुप जाते हैं। लेकिन अगर मैं बनाऊंगा ही नहीं तो तुम समझोगे कैसे, मतलब अगर मैं इसको ऐसे बना देता, ये डॉटेड वाले में दिखाता ही नहीं है ना, इसको डॉट डॉट से जानबूझ के दिखाया गया ताकि तुम सेपरेट कर सको कि ये डॉट डॉट वाले हाइड्रोजन किसके हाइड्रोजन है, पीछे वाले कार्बन के, ठीक। अब सुनो, अगर मैं ऐसे ही दिखा देता तब तो ये आगे वाला कार्बन है और इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, तुम बोलते सर 3 हाइड्रोजन कहां गए, तो वो एक्चुअल में इसके पीछे छुप गए। वीडियो आपने देखा था, यहां सामने से आके देखोगे ऐसे करके, तो इसके पीछे ये हाइड्रोजन छुप जाएगा, इसके पीछे ये हाइड्रोजन छुपेगा और इसके पीछे ये वाला हाइड्रोजन छुप जाएगा। लेकिन क्योंकि आपको ये भी बताना है कि डॉट वाला नंबर 1 है, उस पे 3 हाइड्रोजन, और ये जो राउंड वाला है कार्बन है, राउंड वाला का मतलब कार्बन, राउंड वाला जो है वो नंबर 2 कार्बन, नंबर 2 पे भी 3 हाइड्रोजन लगे, तो उनको दिखाने के लिए ऐसे डॉटेड लाइन से करके दोनों शिफ्ट कर दिया, ऐसे थोड़ा सा इसको इधर शिफ्ट कर दिया, डॉटेड वाले को इधर इधर शिफ्ट कर दिया, इधर इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक। अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, जब ऐसे तुम सामने से देखोगे आके ऐसे करके, ठीक, पता नहीं मैं दिख रहा हूं कि नहीं, ऐसे ऐसे सामने से देखोगे अगर ऐसे, ठीक, तो इसके और इसके बीच में एंगल कितना दिखाई पड़ेगा बताओ, ये वाले कार्बन हाइड्रोजन और ये वाले कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, सुन लो, ये वाला कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड और ये वाले कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड में एंगल कितना दिखाई पड़ेगा, 0। हाँ, दोनों पैरेलल हैं यार, ये इसके पैरेलल है, सुन लो, सामने से देखोगे, ये देखो, ये आगे वाले कार्बन का कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और ये पीछे वाले कार्बन का कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, सामने से देखोगे तो ये वाला इसको छुपा लेगा, ठीक। फिर भी मैंने तुम्हें थोड़ा सा शिफ्ट करके दिखाया है, तो जब ये ऐसे शिफ्ट होगा तब तो एंगल यहां बढ़ेगा, लेकिन अभी ये ऐसे ही है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0। भाई ऐसे शिफ्ट करोगे तब यहां एंगल बढ़ेगा, अभी अगर ऐसे है तो एंगल कितना, 0। तो बच्चों अभी एंगल कितना है, 0 है, अभी एंगल कितना है, 0 है, ठीक ठीक। और इसको हम डाईहेड्रल एंगल बोलते हैं, कौन सा एंगल बोलते हैं इसको हम, वीडियो में भी आपने देखा होगा, इसको हम डाईहेड्रल एंगल बोलते हैं, ठीक। तो आपको थोड़ा समझाने के लिए हमने क्या किया, इसको कॉपी करके यहाँ पे लिखा, ठीक, और येलो कलर से मैंने आपको दिखाया कि ये एंगल थीटा है और थीटा इज नियरली इक्वल टू 0, और इसी थीटा को हम क्या बोलते हैं, डाईहेड्रल एंगल। तो डाईहेड्रल एंगल क्या होता है, सामने वाला कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, पीछे वाले कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, उनके बीच में एंगल, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में एंगल, ठीक। ओके, नाउ अब देखिए जरा, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, थोड़ा ध्यान से जरा चेक करिएगा, हमने क्या किया, अब हमने अभी कन्फर्मस देखे थे, उसमें सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होता था, हमने 60 डिग्री रोटेशन किया, क्या, सुनो, हमने 60 डिग्री रोटेशन किया, ठीक। अब 60 डिग्री ही क्यों,
अभी मैं आपको बताता हूँ। ये ऐसे हमने 60 डिग्री रोटेशन किया, तो यदि आप 60 डिग्री रोटेशन करोगे, दिमाग लगाइएगा, ये वाला हाइड्रोजन ऐसे आ जाएगा, ऐसे, ठीक। ये वाला घूम के इन दोनों के बीच में ऐसे आ जाएगा, और ये वाला घूम के इन दोनों के बीच में ऐसे आ जाएगा। मतलब पीछे वाला जो कार्बन है उसके तीनों हाइड्रोजन इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेंगे, ठीक। और ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री हो गया। ये देखिए ये 60 हो गया, इधर से ये भी 60 हो गया, ठीक। अब सुनो, 60 60 ही क्यों रोटेट किया? कन्फॉर्मर्स तो बहुत सारे हैं यार, तुम 80 डिग्री रोटेट कर दो। जरा जरा समझना, जरा देखो, ध्यान समझो, देखो 60 60 ही क्यों किया, थोड़ी कहानी थोड़ी समझ लीजिए, है ना। यहां पर आइए, एक बात बताओ जरा, ध्यान से सुनना। आगे वाला कार्बन और ये हाइड्रोजन, यहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे ऐसे सिग्मा बॉन्ड पे, ठीक। और पीछे वाला राउंड वाला कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी जो बॉन्ड है वहां पे भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे ऐसे करके। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और देखो ये कार्बन और ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है इस पे भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में क्या करते हैं? रिपल्शन करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था भाई, सिग्मा सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होंगे, सिग्मा सिग्मा बॉन्ड रिपल्शन करेगा। तो रिपल्शन को मिनिमम रखने के लिए, सुन लो ध्यान से, रिपल्शन कम से कम हो तभी तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। सुना क्या? रिपल्शन कम से कम हो, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है पीछे, इनके बीच में मिनिमम रिपल्शन करने के लिए 60 डिग्री पे ही तो रखोगे। नहीं समझे? यदि तुम 60 डिग्री पे रख रहे हो तो यहां पर इसके इसके बीच में जो रिपल्शन लग रहा है वो इसके इसके बीच में लगने वाले रिपल्शन से बैलेंस हो जाएगा। और यदि तुमने इसके अलावा कुछ और एंगल रखा, जैसे कि यहां पर देखो, मान लो तुमने क्या, मैं एक ही बना के दिखाऊंगा, है ना, मैं एक ही बना के दिखाऊंगा। मान लो तुमने ये पीछे वाले कार्बन का हाइड्रोजन घुमा के ऐसे ले आए, तुम ऐसा सोच रहे हो, ये इस तरीके से। मैं तीनों हाइड्रोजन नहीं दिखा रहा हूं, पीछे वाले कार्बन की तीनों ना दिखा के एक दिखा रहा हूं, बस समझाने के लिए। तो ये वाला एंगल कितना, 80 डिग्री मान लो या 90 डिग्री, जो मानना है मान लो। तो ये कितना बचेगा, 40 डिग्री। क्यों भाई, 80 + 40 120, ठीक। तो ये 80 बचेगा, ये 40। अगर ये 40 हुआ तो समस्या है। क्या ऐसा कन्फर्मर नहीं होता होगा? होता होगा, लेकिन आप समझो ना, ये अनस्टेबल है भाई, ये अनस्टेबल है। कैसे? इधर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और इधर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसमें बहुत ज्यादा रिपल्शन हो रही होगी। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को धक्का मारेंगे। ये देखो, ये वाले इलेक्ट्रॉन क्लाउड से तो ये दूर हो गया, लेकिन ये वाले इलेक्ट्रॉन क्लाउड से पास हो गया, तो यहां रिपल्शन बढ़ जाएगी, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। ये इसको धक्का मार के वापस ऐसा लाने की कोशिश करेगा। तो ध्यान से सुनिए, कन्फर्मर्स बहुत सारे हैं। एंगल आप 80 रखो, 40 रखो, 30 रखो, कुछ भी रखो भाई। इधर से 80 होगा, इधर से दूर हो गया तो इधर से तो पास हो गया। अगर आप इधर से दूर करोगे तो उधर से पास हो जाएगा। कहने का मतलब है, कि सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, वो स्टेबल कन्फर्मर नहीं रहेगा। क्या वो बनता होगा? हाँ, मैंने दिखाया ना, वो रोटेट करता है, तो अलग अलग टाइम पे बहुत सारे कन्फर्मर्स बनते हैं, लेकिन आपको जो सबसे स्टेबल होते हैं और जो सबसे अनस्टेबल होते हैं वो पढ़ने हैं। तो ये 60 डिग्री वाले कंडीशन में ये मोस्ट स्टेबल है। ये क्या है? ये क्या है? मोस्ट स्टेबल है। मोस्ट स्टेबल है क्यों? क्योंकि मिनिमम रिपल्शन होती है, मिनिमम रिपल्शन होती है, ठीक। और सुनो, यहां पर ये लीस्ट स्टेबल है, बहुत कम स्टेबल है। आप तो समझदार हो, समझ रहे होगे लीस्ट स्टेबल क्यों हुआ? क्योंकि मैक्सिमम रिपल्शन है यहां, मैक्सिमम रिपल्शन है। कैसे मैक्सिमम रिपल्शन है? खुद सोचो, खुद सोचो। ये जस्ट इसके पीछे बहुत पास पास है, एंगल बहुत कम है, 0 डिग्री है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स में बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा, ठीक। तो सबसे बेस्ट पोजीशन स्टेबिलिटी के लिए कौन सा होता है? जब एंगल 60 डिग्री हो जाए, जब डायहेड्रल एंगल कितना हो जाए, 60 डिग्री हो जाए, तो उस टाइम बेस्ट स्टेबिलिटी होती है मॉलिक्यूल की, ठीक। तो बस ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल, क्योंकि इसमें एंगल 0 डिग्री, तो मैक्सिमम रिपल्शन। और ये सबसे अच्छा स्टेबल, मोस्ट स्टेबल, ये लीस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल, यहाँ मिनिमम रिपल्शन। अब सुनो, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है उसको हम एक्लिप्स फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? एक्लिप्स फॉर्म, ठीक। तो ये वाला एक तो पढ़ना है आपको, एक्लिप्स्ड
इसका स्पेशल नाम रखा गया है एक्लिप्स फॉर्म। और जो मोस्ट स्टेबल होता है 60 डिग्री वाला, इसको हम स्कैटर्ड बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टैकर्ड। ठीक, स्टैगर्ड, STAGGERED, ये हो गया आपका स्टैगर्ड। ठीक, अब सुनो, क्या इन दोनों के बीच में नहीं होते होंगे? होते तो होंगे, वो तो लगातार घूम रहा है ना पीछे वाला कार्बन सिग्मा बॉन्ड के राउंड। तो भाई बहुत सारे एंगल बीच में पॉसिबल होते होंगे, जैसे ये 80 वाला, 70 वाला, 90 डिग्री वाला, 110 डिग्री वाला, 111 डिग्री वाला, 109 डिग्री वाला, बहुत सारे पॉसिबल है, 45 डिग्री वाला। तो इन दोनों के बीच में, एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड के बीच में जितने भी कन्फॉर्मर्स आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्क्यू कन्फॉर्मर्स। उनको हम क्या बोलते हैं? लिख देता हूं मैं ब्लू कलर से। इन दोनों के बीच में आने वाले कन्फॉर्मर्स को हम क्या नाम देते हैं? स्क्यू कन्फॉर्मर्स, SKEW, स्क्यू। स्क्यू कन्फॉर्मर्स, ओके, इस तरीके से। ठीक, नाउ अब देखिए, अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी की, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर, अगर हम बात करें स्टेबिलिटी ऑर्डर की, तो बताइए क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर चलेगा? बताइए, ध्यान सुनो। एक बात और बताना चाहता हूं, सुन लो। जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी, एनर्जी उतनी कम। सुना क्या? स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। मतलब जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी, एनर्जी उतनी कम। ये तो बहुत पहले पढ़ा, किसी सिस्टम की एनर्जी कम से कम होगी, लेस एनर्जी होने पे ही तो सिस्टम स्टेबल होगा। और यदि किसी सिस्टम की एनर्जी ज्यादा हो गई तो वन स्टेबल हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान से सुनिए, पहले आप स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करो। अब एक बात बताओ, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? बताओ। एक्लिप्स, पहले इन दोनों को देखो, एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? बताओ। स्टैगर्ड, क्योंकि मिनिमम रिपल्शन है। ठीक, तो स्टैगर्ड सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर में स्टैगर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल है। और सबसे कम स्टेबल कौन है? एक्लिप्स्ड। और सुनो, इन दोनों के बीच में कौन आ जाएगा? स्क्यू। तो बस ये ऑर्डर हो गया, हर जगह ऐसा ही चलेगा। लेकिन अगर आप बात करो किसकी? स्टेबिलिटी ऑर्डर की जगह अगर आप एनर्जी की बात करो, एनर्जी के ऑर्डर की बात करो, तो सुनो, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, तो ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा। मतलब स्टैगर्ड की एनर्जी सबसे कम, स्क्यू की उससे ज्यादा, और एक्लिप्स की सबसे ज्यादा। ये एनर्जी का ऑर्डर है और ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। ठीक, नाउ अब देखिए, अभी अभी मैंने आपको बोला था क्या, कि जितने भी कन्फॉर्मर्स बनेंगे स्टैगर्ड और एक्लिप्स के बीच में, उसको स्क्यू बोलोगे। तो इस बात को आप नोट कर लो। ठीक, सुन लो ध्यान से, स्टैगर्ड और एक्लिप्स के बीच में जितने भी कन्फॉर्मर्स बनते थे, आपने उसको नाम क्या दिया? स्क्यू। तो इसी बात को लिख लीजिए, क्या? ऑल conformers between eclipsed and staggered are known as skew. Are known as skew. ओके, ये हो गया। अब सुनिए ध्यान से, एनर्जी प्रोफाइल, इनकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसा होता है वो देखिए। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ कन्फॉर्मर्स, आपने इथेन का पढ़ा, उसका ही बना लीजिए। देखिए बच्चों, किस तरीके से बनेगा ये डायग्राम आपका, है ना? देखो, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप एक काम करो, एक वाई एक्सेस पे लाइन ड्रॉ करो, एक एक्स एक्सेस पे लाइन इस तरीके से ड्रॉ करो। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, वाई एक्सेस पे हम एनर्जी लेंगे ये इस तरीके से, और एक्स एक्सेस पे हम डाई हेड्रल एंगल लेंगे। ठीक, एक्स एक्सेस पे हमने क्या लिया? डाई हेड्रल
एंगल हमने लिया, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा, देखिए एनर्जी, एक एनर्जी लेवल आप बनाओ किसका, एक्लिप्स का। सुन लो ध्यान से, इधर देखो जरा, इधर इधर कहाँ गया, देखो एक्लिप्स का एनर्जी सबसे ज्यादा होगा क्योंकि मैक्सिमम रिपल्शन है, तो इसका एनर्जी सबसे ज्यादा है, अनस्टेबल है ना। और स्टैगर्ड का एनर्जी सबसे कम है, तो दो लाइन आप बना लो, एक्लिप्स वाली और स्टैगर्ड वाली। एक्लिप्स वाली की एनर्जी ऊपर और स्टैगर्ड की नीचे, चेक कर लो। स्टैगर्ड की एनर्जी ज्यादा और एक्लिप्स की कम, तो एनर्जी वाले एक्सेस पे आप क्या करोगे, एनर्जी वाले एक्सेस पे आप क्या करोगे, एक्लिप्स की ऊपर, येलो कलर से दिखा रहा हूं, ये एनर्जी लेवल हो गया किसका, एक्लिप्स का, ठीक। ये एनर्जी लेवल हो गया किसका, एक्लिप्स का, एक्लिप्स, ठीक। और इससे थोड़ा सा नीचे जो एनर्जी लेवल होगा वो स्टैगर्ड का होगा, ठीक। तो ये वाला एनर्जी लेवल किसका हो गया, आपका स्टैगर्ड का। समझ जाना, शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, अब हम क्या कर रहे हैं, देखो अब हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक। तो देखिए जरा किस तरीके से ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। ये ग्राफ इस तरीके से चलता है, साइनोसॉइडल, कुछ इस तरीके से। अब ये क्या है, ये आपको अभी पता चलेगा, ठीक। इतना मेरे ख्याल से काफी होगा समझ जाओगे, इतना काफी होगा मेरे ख्याल से, है ना, इतना काफी होगा, ठीक। अब ध्यान से सुनिए जरा, ध्यान से देखिए, यहां पे एंगल चल रहा है, ये वाला एंगल कितना है, मैं ना किसी और कलर से दिखा दूं आपको, देखो ये वाला डाईहेड्रल एंगल कितना है, 0 डिग्री, ठीक। तो ये 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पे क्या है, चेक कर लो, एक्लिप्स फॉर्म। 0 डिग्री, यहां पे थीटा कितना है, 0, डाईहेड्रल एंगल कितना है, 0 डिग्री, ठीक। और यहां पर ये थीटा कितना है, 60 डिग्री, सही है। तो ध्यान से चेक करिएगा, 0 डिग्री पे एक्लिप्स्ड और 60 डिग्री पे क्या हो जाएगा, यहां पे आ जाइए, 0 से बढ़े और यहां पर आए, भैया एंगल चल रहा है ना आपका 60 डिग्री, 60 डिग्री पे ग्राफ कहां आ रहा है, स्कैटर्ड। चेक कर लो, 60 डिग्री पे एनर्जी क्या हो गई, कम, स्कैटर्ड, ठीक। तो 0 डिग्री पे एक्लिप्स और 60 डिग्री पे स्कैटर्ड, ठीक। और सुनो, अब 60 से थोड़ा और घुमा दो, अपना दिमाग लगाइएगा खुद से, यहां पर आओ, 60 से और 60 घुमा दो, सुन लो ध्यान से। अगर हम इसको वापस घुमा दें, पीछे वाले कार्बन को फिर से ऐसे रोटेट कर दें, 60 डिग्री और रोटेट कर दें, तो ये वापस ऐसा ही तो हो जाएगा, दिमाग लगाओ। ये वाला हाइड्रोजन इसके पीछे आ जाएगा, ये घूम के इसके पीछे आ जाएगा, ये घूम के इसके पीछे आ जाएगा, ठीक। तो अगर हम फिर से 60 डिग्री का रोटेशन कर दें, तो स्टैगर्ड से हम कहां पहुंच जाएंगे, एक्लिप्स पे। यानी कि अगर हमारा एंगल ऑफ रोटेशन कितना हो जाए, 120, है ना, मतलब 60 और इसमें जोड़ दो, तो जो हालत होगी 0 डिग्री वाले की एक्लिप्स, वही 120 वाले की होगी, इसलिए ग्राफ कहां चला गया, एक्लिप्स पे फिर से, ठीक। बस इतना ही काफी है मेरे ख्याल से। अब फिर से अगर 60 डिग्री घुमा दोगे तो फिर से कहां पहुंच जाओगे, एक्लिप्स से स्कैटर्ड पे। तो 180 डिग्री पे आप कहां आ जाओगे वापस, स्टैगर्ड पे। और फिर से 60 डिग्री घुमा दोगे तो कहां पहुंच जाओगे, एक्लिप्स पे। यानी कि 240 डिग्री पे कहां पहुंच जाओगे आप, एक्लिप्स पे। तो इस तरीके से चलता रहेगा, है ना, 60 पे एक्लिप्स, फिर सॉरी 0 पे एक्लिप्स, फिर 60 का गैप लेके स्टैगर्ड, 60 का गैप लेके एक्लिप्स, फिर 60 का गैप लेके स्टैगर्ड, एंड सो ऑन टू। और ध्यान सुनो, अब अगर कोई रैंडम एंगल ले ले यहां पर 10 डिग्री, ध्यान से सुनिएगा, ये 10 डिग्री एंगल है, जस्ट एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, ये देखो, और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ये एंगल है, मान लो 20 डिग्री, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ये 20 डिग्री। अब बताओ 20 डिग्री पे क्या है, ना तो ये एक्लिप्स है और ना तो ये स्कैटर्ड। भाई एक्लिप्स की एनर्जी ये रही और स्कैटर्ड की ये रही, लेकिन 20 डिग्री पे एनर्जी कितनी है, इतनी, इतनी, दोनों के बीच में एनर्जी है, तो ये किसकी एनर्जी होगी, स्क्यू की। यानी कि इन सब के बीच में, 0-60 के बीच में, 60-120 के बीच में, 120 और 180 के बीच में जो भी कंडीशन होगी वो स्क्यू कन्फॉर्मर्स की होगी, जो भी एनर्जी होगी वो स्क्यू कन्फॉर्मर्स की होगी। जैसे फॉर एग्जांपल कि किसी बच्चे ने बोला कि 190 डिग्री पे क्या हालत होगी, 180, और ये देखिए
यहाँ आएगा 190 लगभग, अंदाजे से बता रहा हूँ, है ना। तो यदि एंगल कितना हो गया, एंगल ऑफ रोटेशन कितना हो गया, डाइहेड्रल एंगल कितना हो गया 190, तो ये देखिए अब एनर्जी कितनी मिल रही, ये देखो स्कैटर्ड से ऊपर और एक्लिप्स से नीचे। तो इस क्यू की एनर्जी कहने का ये मतलब है क्या, अब आप समझ गए होगे। अब आप नोट कर लो, जो भी ग्राफ दिख रहा है किसके बीच में, 0-60 के बीच में, ये वाला पोर्शन ये इस क्यू का है, ठीक। 60 से 120 के बीच में ये इस क्यू का है। तो बस समझ जाओ ये बीच वाले किसके हैं, इस क्यू के हैं। तो ये हो गया आपका क्या, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके नाउ अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे 100 हॉर्स फॉर्मूला। 100 हॉर्स फॉर्मूला, सौ हॉर्स फॉर्मूला में क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जो अभी आपने पढ़ा न्यूमैन प्रोजेक्शन, उसको पकड़ के ऐसे खींच दोगे तो बन जाएगा। ये देखो जैसे कि इधर मैं बनाऊंगा एक्लिप्स का, ठीक, और इधर मैं बनाऊंगा आपका स्टैगर्ड का। सबसे पहले हम न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाते हैं, ठीक। तो एक्लिप्स का न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसे होता है, ये डॉट इथेन का बना रहे हैं ना, और डॉट पे ये 3 हाइड्रोजन 120 डिग्री के गैप पे, ये इस तरीके से, ठीक। और ये हो गया आपका राउंड वाला कार्बन, ठीक, और इस पे लगे हुए 3 हाइड्रोजन, एक एच यहाँ, ये येलो वाले एच पीछे वाले कार्बन के, है ना। अब सुनो, इसको पकड़ के भाई, सामने वाला कार्बन और पीछे वाले कार्बन को पकड़ के ऐसे खींच के देखोगे, और खींचा तो होगा ही सिग्मा बॉन्ड पे, ठीक। तो आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, क्या दिक्कत है। ये डॉट वाला कार्बन ये रहा, ठीक, और राउंड वाला कार्बन ये रहा। डॉट वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, ठीक, ये इस तरीके से 120 के गैप पे। अब सुनो, क्योंकि यहां थीटा कितना है, 0 डिग्री है, डाइहेड्रल एंगल 0 है, तो इसी के पैरेलल पीछे वाले कार्बन का भी हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाई पड़ेगा, ठीक। उसके बाद इसके पैरेलल इधर दिखाई पड़ेगा, और इसके पैरेलल ऐसे दिखाई पड़ेगा। बस यही है। सुन लो, ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है, और ये क्या है आपका 100 हॉर्स है। तो बस यही है, और क्या है। ऐसे सामने से देखोगे तो ये वाला हाइड्रोजन इसको ढक लेगा, ये वाला हाइड्रोजन इसको ढक लेगा, और ये वाला हाइड्रोजन का बॉन्ड इसको ढक लेगा, ठीक। बाकी आपने 3D में इसका डायग्राम देखा होगा। नाउ स्टैगर्ड में क्या करोगे, डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री, ऐसे, ऐसे और ऐसे, एच, एच और एच, ठीक। अब इसका, ये तो आपका क्या है, न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब इसका 100 हॉर्स कैसे बनाओगे, यहीं से पकड़ लो। अब देखिएगा जरा, ये वाला हाइड्रोजन को 60 डिग्री घुमा दो, इसको भी 60 डिग्री घुमा दो, इसको भी 60 डिग्री घुमा दो, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। ये वाला ऐसे घूम जाएगा 60 डिग्री, तो यहाँ कहीं आ जाएगा। ये वाला 60 डिग्री घूमेगा तो यहाँ कहीं आ जाएगा, और ये थर्ड वाला 60 डिग्री घूम के यहाँ कहीं आ जाएगा, ये इस तरीके से। ये लीजिए, ये स्टैगर्ड का 100 हॉर्स फॉर्मूला बन गया, ठीक। ओके, अब आप सामने से देखोगे तो ये वाला हाइड्रोजन मिस कर जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन को, ये वाला हाइड्रोजन इसको मिस करेगा, ये वाला हाइड्रोजन इसको, सॉरी, ये वाला इसको मिस करेगा, मतलब तीनों एक दूसरे को मिस कर जाएंगे, ठीक है ना। आई थिंक आप विजुअलाइज कर सकते हो। नाउ अब ध्यान से सुनिए, इथेन में आपने क्या पढ़ लिया, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब प्रोपेन में पढ़ना है, और 100 हॉर्स मैं नहीं बनाऊंगा, वो आप बना सकते हो, ठीक। ध्यान से सुनिए, अब हम पढ़ेंगे कहाँ, प्रोपेन में। ओके, तो देखो, अब बताइए प्रोपेन में कितने कार्बन, 3 कार्बन, ठीक। तो आप प्रोपेन को कैसे लिख सकते हो बताओ, CH3, CH2 और CH3, ठीक। सही है, चेक कर लो, CH3, CH2 और CH3। नाउ स्टूडेंट्स, अब ध्यान से चेक करिए, एक काम करते हैं हम, ठीक है। देखो इसको किस तरीके से हैंडल करेंगे। अगर आपके पास इथेन होता तो CH3 और CH3, ये इथेन का आप पीछे पढ़ के आए हो,
ठीक है ना। तो जैसे इथेन का किया था, ये नंबर 1 ये नंबर 2, वैसे ही प्रोपेन का करेंगे। सुनो कैसे, इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये आयु पैक वाला नंबर नहीं है भाई, ये ऐसे ही बस नंबर है आपको समझाने के लिए। सुनो, ये नंबर 1 कार्बन, ये नंबर 2 कार्बन, नंबर 1 कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, एक CH3 है। सुना, तो नंबर 1 वाले कार्बन को आप डॉट से दिखा दो, ठीक। और नंबर 1 वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, उसको आपने ऐसे लगा दिया, और एक CH3 है। सुन लो ध्यान से, नंबर 1 वाले डॉट वाले कार्बन पे ये देखिए 2 हाइड्रोजन है, ऐसे दिखा दिए, और एक मिथाइल है, आपने ऐसे दिखा दिया, ठीक। और सुनो, अब राउंड वाला कार्बन यानी कि नंबर 2 वाला कार्बन ये रहा, और राउंड वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, तो डॉटेड लाइन से दिखा दीजिए, 1 2 और 3। तो एक हाइड्रोजन यहां, एक यहां, और एक यहां, और थीटा कितना है यहां, 0 डिग्री। थीटा कितना है, लगभग 0 डिग्री, ठीक। मिथाइल के पीछे हाइड्रोजन छुपा हुआ है, लेकिन दिखाने के लिए आपको दिखाया है, जैसे आपने इथेन में किया था वैसे ही होगा बस। तो ये हो गया इसका एक्लिप्स फॉर्म। अब स्टैगर्ड कैसे बनाओगे बताओ, पीछे वाला जो राउंड वाला कार्बन है, इसके हाइड्रोजन को 60-60 घुमा दो, तो कैसे आ जाएगा। यदि आप 60 डिग्री रोटेशन करेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा बताओ। ये आ जाएगा हाइड्रोजन यहाँ पीछे वाले कार्बन का, और इसका पीछे वाले का एक यहाँ और एक यहाँ, ऐसे बीचों बीच आ जाएगा। ये H, ये H और ये H, ये 60 सही है, ये भी 60 सही है, ये चीज़ है बस, और क्या। ओके, सॉरी, ये 60, ये भी 60, और ये भी 60 आपका, ये भी 60, और ये भी 60, और ये भी 60। ओके, इस तरीके से। बहरहाल अब आपको एंगल नहीं दिखाने हैं, ये स्टैगर्ड फॉर्म है, स्टेबल है ये। आपकी जानकारी के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, थीटा कितना है यहाँ पर, डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री, और ये एक्लिप्स्ड है, तो ये आ गया आपका स्टैगर्ड। इसी के बीच में जो बनेंगे सारे के सारे स्क्यू, ठीक, स्टैगर्ड। बस ये बन गया आपका प्रोपेन का, इस तरीके से बनाते हैं, ठीक। अब ध्यान से सुनिए, यदि आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, वैसे तो आपको पता है, ऑल कन्फर्मर्स अदर देन eclipsed and scattered are known as skew, are known as skew form, ठीक। ये हो गया आपका। नाउ अब देखिए जरा, एनर्जी की बात करोगे, स्टेबिलिटी की बात करोगे आप, स्टेबिलिटी का ऑर्डर वही है आपका, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन, स्टैगर्ड, तो स्टैगर्ड सबसे ज़्यादा, उसके बाद स्क्यू, फिर एक्लिप्स्ड। अगर आप एनर्जी की बात करोगे, तो जो सबसे ज़्यादा स्टेबल उसकी एनर्जी सबसे कम, यानी कि सबसे कम हो जाएगी स्टैगर्ड की, जैसा इथेन में था सेम वैसा ही प्रोपेन में होगा, स्कैटर्ड, फिर स्क्यू की, और फिर एक्लिप्स्ड की। सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी एक्लिप्स्ड की, ठीक। ये हो गया। अब सुनो, यहां पर अगर इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाओगे, प्रोपेन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, तो सेम आएगा, सिमिलर आएगा आपका, कैसा, इथेन जैसा, लेकिन एक थोड़ा सा चेंज होगा, और वो चेंज मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इथेन का मॉलिक्यूल आपका कैसा होता है, इथेन का आपका मॉलिक्यूल कैसा होता है, न्यूमैन प्रोजेक्शन में ही दिखा देते हैं। इथेन का आपका इस तरीके से होगा ना, और एक्लिप्स फॉर्म में ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसी से समझ जाना आप, ठीक। देखो ये हो गया इथेन, ठीक। और अगर आप प्रोपेन का बना रहे हो तो क्या होगा, दोनों में अंतर क्या होगा, थोड़ा सा देख लीजिए। अरे भाई हिल गया, 1 सेकेंड रुक जाओ, यहाँ पे देखो,
ये मैं प्रोपेन का यहाँ बना रहा हूँ, ठीक। तो इसमें क्या है, ध्यान सुनो, यहाँ CH3 ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल। इस हाइड्रोजन की जगह मिथाइल लगा हुआ है, चेक कर लो पीछे, यहाँ मिथाइल लगा है CH3। तो पता है ये मिथाइल और हाइड्रोजन के बीच में ज्यादा रिपल्शन होगा, सुना नहीं सुना? मिथाइल और, सुन लो भाई, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में ज्यादा रिपल्शन होगा या मिथाइल और हाइड्रोजन के बीच में, बताओ। ऑब्वियसली मिथाइल और हाइड्रोजन के बीच में ज्यादा रिपल्शन होगा, क्यों? मिथाइल में क्या है, CH3 है ना, तो ये थोड़ा सा बल्की ग्रुप है, बल्की ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसका बड़ा होगा, ऐसे समझो। तो ये ज्यादा रिपल्शन देगा हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, ओके। सुनो, यहां H और H के बीच में लेस रिपल्शन इथेन में, लेकिन यहां पर पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये एक्लिप्स फॉर्म में दोनों का दिखा रहा हूं, ठीक। लेकिन ये प्रोपेन में मिथाइल और हाइड्रोजन के बीच में मोर रिपल्शन यहां पर। अब बताओ, मोर रिपल्शन होने की वजह से, सुन लो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में लेस रिपल्शन और मिथाइल और हाइड्रोजन के बीच में मोर रिपल्शन। तो मोर रिपल्शन होने की वजह से एनर्जी लेवल डायग्राम थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, बस। सुना? ये जो बनाया था आपने, किसका था ये था इथेन का, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अगर आप प्रोपेन का बनाओगे तो उसमें ज्यादा रिपल्शन होने की वजह से एनर्जी थोड़ा सा ऊपर, डायग्राम ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये एनर्जी ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, ये इस तरीके से बन जाएगा, बस। अब देखिए जरा ध्यान से, ये एक्लिप्स वाला लेवल ऊपर चला जाएगा, ठीक, और स्टैगर्ड का भी लेवल ऊपर आ जाएगा, सुना? और ये ग्राफ ऐसा आएगा, डार्क ब्लू कलर से मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक। ये डार्क ब्लू वाला किसका है, प्रोपेन का, और ये वाला लाइट ब्लू वाला किसका है, इथेन का। देख लो आराम से, एनर्जी थोड़ा सा शिफ्ट हो गया ऊपर, एनर्जी लेवल प्रोपेन के लिए, क्यों? क्योंकि मिथाइल ग्रुप है, मोर रिपल्शन है, सिस्टम में ज्यादा एनर्जी होगी रिपल्शन कारण, भाई रिपल्शन के कारण ही तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी ना, ठीक। अब सुनो, अगर प्रोपेन का डायरेक्ट एग्जाम में बनाने के लिए आया, मतलब या पहचानने के लिए आया, तो भैया होगा वैसे ही जैसे किसका था, सुन लो ध्यान से मेरी बात, यहां पे देखो, यही इथेन का, सॉरी हाँ, यही इथेन का है, सुन लो सुन लो सुन लो, यही इथेन का है और यही प्रोपेन का है। मतलब अगर हम प्रोपेन का अकेले अकेले बनाते तब भी ऐसा ही आता, ठीक। लेकिन जब दोनों को एक साथ कंपेयर करोगे तो इथेन का लेवल नीचे और प्रोपेन का लेवल ऊपर, तो कंपेयर करके जब हमने बनाया है तो वो हमने आपको दिखाया है यहां पर, ठीक, ओके। चलिए अब आपको नेक्स्ट जो पढ़ना है कन्फर्मर्स, वो आपको पढ़ना है ब्यूटेन में, ठीक। अब यहां आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी, ब्यूटेन में तरह तरह के थोड़े केस आएंगे, थोड़ा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए नेक्स्ट है टॉपिक आपका कन्फर्मर्स ऑफ ब्यूटेन, ठीक। ब्यूटेन को आप कैसे लिख सकते हो, देखिए इस तरीके, CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक। ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10 होता है, मैच कर लीजिएगा, CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक। अब देखो इसमें आपने क्या किया, ये वाले कार्बन को नंबर 1 बोला और ये वाले कार्बन को नंबर 2 बोला, ये IUPAC वाली नेमिंग नहीं है, ये नंबर 1 डॉट वाला और नंबर 2 राउंड वाला, ठीक। और आपने यहां बनाना शुरू किया। अब ध्यान से जरा गौर फरमाइएगा भाई, देखिए ये डॉट, ठीक, सुन लेना, ये नंबर 1 कार्बन डॉट वाला, इस पे 2 हाइड्रोजन है, 1 मिथाइल है, तो मिथाइल आपने ऊपर लगाना है, फिर आपने 2 हाइड्रोजन को ऐसे लगाना है। देखो मिथाइल को हम Me से लिख देते हैं, ठीक, और ये नंबर 1 कार्बन ये रहा डॉट वाला, और इस पे 1 मिथाइल लगा हुआ है, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो 1 मिथाइल लगा दिया डॉट वाले पे और 2 हाइड्रोजन लगा दिया। अब राउंड वाला कार्बन बना लो, ये राउंड वाला कार्बन है, ठीक, और इसमें ये नंबर 2 वाला कार्बन, राउंड वाला कार्बन, इसमें 2 हाइड्रोजन 1 मिथाइल, 2 हाइड्रोजन 1 मिथाइल। अब ध्यान से चेक करिएगा,
अब हमारे पास चॉइस क्या है, चलो मैं आपको येलो कलर से दिखाता हूं पीछे वाले बॉन्ड्स को। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक। तो सुनो, राउंड वाले कार्बन पे एक मिथाइल है तो यहां बनाया, और दो हाइड्रोजन है, एक यहां एक यहां, ठीक। ओके, ये एक्लिप्स फॉर्म है, ये एक्लिप्स फॉर्म है। और सुन लो, मिथाइल मिथाइल के बीच में बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा, एक्लिप्स फॉर्म है और फुल्ली एक्लिप्स है ये फुल्ली एक्लिप्स है। अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, रुक जाइए। अब आप इसमें करिए 60 डिग्री का रोटेशन। 60 डिग्री का यदि आप रोटेशन करोगे तो हालत क्या होगी इसकी, देखते हैं। ये यहाँ चला आएगा, ये वाला मिथाइल घूम के, ये वाला हाइड्रोजन इन दोनों के बीच में आ जाएगा ऐसे, और एक ऐसे, ये मिथाइल, ठीक, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ओके, इस तरीके से। ओके, नाउ अब फिर से 60 डिग्री का आप रोटेशन करिए, सुनना ध्यान से। जब आप फिर से 60 डिग्री रोटेट करोगे, भाई ये एंगल कितना है, 60 तो है, ये 60 तो है, तो मिथाइल आ जाएगा किसके, हाइड्रोजन के पीछे, ठीक, जिसको हम ऐसे दिखाएंगे। ये वाला हाइड्रोजन आ जाएगा इसके पीछे, जिसको हम ऐसे दिखाएंगे, और ये वाला हाइड्रोजन आएगा ये वाले मिथाइल के पीछे, जिसको हम ऐसे दिखाएंगे। ये मिथाइल आ गया इसके पास का मतलब इसके पीछे, ठीक, और ये हाइड्रोजन इसके पीछे चला गया, ठीक, और ये हाइड्रोजन इसके पीछे चला गया, ये लीजिए, ठीक, ये आ गया, ओके, करेक्ट। इसके बाद अब आप फिर से 60 डिग्री का रोटेशन करिए, करेक्ट, फिर से आप 60 डिग्री का रोटेशन करिए। तो यदि आप फिर से 60 डिग्री का रोटेशन करोगे तो ये हाइड्रोजन इन दोनों के बीच में आ जाएगा, देखो किस तरीके से। फिर घुमाओ तो ये H इन दोनों के बीच में आ जाएगा, मिथाइल और हाइड्रोजन के बीच में, ये ऐसे, ठीक, ये मिथाइल, ये वाला जो येलो कलर का मिथाइल है H और H के बीच में आ जाएगा ऐसे, ठीक, और इसके बाद ये वाला H ये वाले मिथाइल और H के बीच में आ जाएगा ऐसे। तो ये H, ये मिथाइल इधर, और ये H इधर, इस तरीके से। अब अगर आपको और रोटेशन कराना हो तो आप करा सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक। मैं नीचे आपको दिखा देता हूँ, वैसे अब कराने की जरूरत नहीं, इतना काफ़ी है, बट फिर भी उसके आगे यहाँ दिखा रहा हूँ मैं आपको। अगर आपने फिर से रोटेशन कराया 60 डिग्री का, ठीक, तो क्या हो जाएगा, चेक कर लो, ऐसे ऐसे ऐसे, H यहाँ Me, और ये Me यहाँ आ जाएगा, H यहाँ, और ये वाला H यहाँ, ये फिर से ऐसा हो जाएगा। कैसा 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 कैसा, अब रास्ता पलटने लगा है, अब मैं नहीं कर रहा हूँ, आप करोगे, सुन लो। 1 2 3 4 बनाओ, फिर से 60 डिग्री करोगे तो यहाँ से जंप करके यहाँ आ जाओगे, सुना, देख सकते हो आप नीचे, इसमें 60 डिग्री का रोटेशन करके यही तो मिल रहा है, चेक कर लो। इसको मैंने यहाँ बनाया और 60 डिग्री रोटेशन कराया तो ये मिला, और ये इससे मैच कर रहा है, चेक कर लो, ठीक। कहने का मतलब ये, इसमें 60 डिग्री का रोटेशन कराओगे तो यहाँ पहुंचोगे, और इसमें 60 डिग्री का रोटेशन कराओगे तो यहाँ पहुंचोगे, और इसमें 60 डिग्री का रोटेशन कराओगे तो वापस यहाँ पहुंच जाओगे, ठीक। तो आपको बस 1 2 3 4 फॉर्म पढ़ने, और इन चारों के स्पेशल नाम दिए गए हैं। क्या क्या नाम है, ध्यान से सुनिए। नीचे तो बस मैंने आपको दिखाया था एक एग्जाम्पल, इन लोग के स्पेशल नाम है, ध्यान से सुनिए। पहले वाले का नाम है फुल्ली एक्लिप्स्ड, इसका ये क्या है, फुल्ली एक्लिप्स्ड, ठीक। ये क्या आपका फुल्ली एक्लिप्स्ड है। फुल्ली एक्लिप्स में क्या होता है, थीटा 0 होता है, और देखो थीटा कहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है थीटा, अरे थीटा 0, ठीक, और थीटा 0, तो थीटा 0 वाले को हम एक्लिप्स बोलते हैं, ठीक। ये वाला फुल्ली एक्लिप्स है और ये वाला पार्शियली एक्लिप्स है, सुन लो ध्यान से। मिथाइल के पीछे मिथाइल, H के पीछे H, H के पीछे H, तो फुल्ली एक्लिप्स्ड, मिथाइल के पीछे हाइड्रोजन, मिथाइल के पीछे हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन के पीछे मिथाइल और हाइड्रोजन के पीछे, तो ये वाला केस आपका होता है एक्लिप्स। लेकिन ये कैसा है आपका, ये है आपका पार्शियल एक्लिप्स्ड, ठीक, ये है आपका क्या, पार्शियल एक्लिप्स, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, पहले इन दोनों में कंपेयर करा लो यार तुम, है ना, एनर्जी में करा लो, पहले सुन लेना ध्यान से। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है बताओ, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है बताओ, जहां रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, तो रिपल्शन सबसे ज्यादा, एक मिनट फिर से सुनो, ये हो गया फुल्ली एक्लिप्स्ड क्योंकि मिथाइल के पीछे मिथाइल आ गया, और ये हो गया पार्शियली एक्लिप्स्ड, ठीक, क्योंकि एक्लिप्स का केस क्या है, थीटा 0 होना चाहिए, तो थीटा आपको 0 0 दिखाई पड़ रहा है। हालांकि 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 हालांकि
अगर आप पूरा पूरा थीटा कैलकुलेट करोगे तो 60 + 60 120 पे, जब 60 घुमा के टोटल 120 घुमाओगे, ठीक से देखा जाए तो यहाँ पे डायहेड्रल एंगल 120 है, वो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, वो जीरो से मैं आपको फील दे रहा हूँ कि इसके मिथाइल के पीछे ये छुप जाएगा, मिथाइल के पीछे ये छुप जाएगा, तो दोनों एक्लिप्स वाले फॉर्म है। लेकिन पता है ज्यादा रिपल्शन कहाँ हो रही होगी? मिथाइल और मिथाइल में, बल्कि ग्रुप है ना, मिथाइल मिथाइल में ज्यादा रिपल्शन और मिथाइल और हाइड्रोजन में उससे कम रिपल्शन हो रही होगी। तो ज्यादा रिपल्शन जहां पे सबसे ज्यादा हो रही होगी उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, सुन लो ध्यान से, तो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, उससे कम इसकी, ठीक, यानी कि फुल्ली एक्लिप्स की एनर्जी सबसे ज्यादा और उससे कम पार्शियली एक्लिप्स की। अब ये दोनों फॉर्म जो बच गए ये स्कैटर्ड के ही फॉर्म है और इनके स्पेशल नाम है, सुन लो, ये स्कैटर्ड के ही फॉर्म है और इनके स्पेशल नाम है, ठीक। ये स्कैटर्ड आपका कहलाता है गौशी और ये स्कैटर्ड का ही फॉर्म है, स्कैटर्ड स्टैकर्ड का ही फॉर्म है, ठीक। और ये वाला लास्ट वाला भी स्टैगर्ड का ही फॉर्म है और ये होता है एंटी स्टैगर्ड, एंटी स्टैगर्ड, ठीक, इसको एंटी बोलते हैं, ये भी स्कैटर्ड का फॉर्म है। अब ध्यान से सुनिएगा जरा, एंटी क्यों? क्योंकि मिथाइल ऐसे जस्ट अपोजिट हो गया, ऐसा देखने से लग रहा है ना, एंटी हो गया, एंटी एंटी हो गया, ठीक, जस्ट आमने सामने हो गए, ठीक। अब सुनो, अब देखो, पीछे आपने पढ़ा था एक्लिप्स की एनर्जी ज्यादा होती थी या स्कैटर्ड की, बताओ? एक्लिप्स की एनर्जी ज्यादा होती थी, तो एक्लिप्स में भी मैंने कंपटीशन करवा दिया फुल्ली और पार्शियल के बीच में, तो ज्यादा एनर्जी किसकी आएगी? फुल्ली की, क्योंकि मिथाइल मिथाइल ज्यादा रिपल्शन और मिथाइल हाइड्रोजन कम रिपल्शन। अब सुनो, अब एक्लिप्स का हो गया, अब स्कैटर्ड में कंपटीशन कराओ भाई, एक्लिप्स से लेस एनर्जी स्कैटर्ड की आएगी, स्कैटर्ड में आपके दो हैं, कौन कौन से? एंटी और गौशी। अब बताओ इसमें और इसमें किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? सुन लो ध्यान से, मिथाइल मिथाइल को चेक करो, ठीक। तो भाई मिथाइल मिथाइल एंटी हो गए, दूर दूर हो गए, तो मिनिमम रिपल्शन होगा, यहाँ बहुत कम रिपल्शन होगा, तो एनर्जी भी कम होगी। और यहाँ पर देखो मिथाइल मिथाइल के थोड़ा सा पास है, तो यहाँ ज्यादा रिपल्शन होगा मिथाइल मिथाइल के बीच में, यहाँ एनर्जी ज्यादा और यहाँ कम। तो अब बारी आएगी किसकी? गौशी की, गौची बोल दो, गौशी तो नहीं गौची, ठीक, गौची, गौची की, फिर आएगी एंटी की, समझ गए? चेक कर लो, चेक कर लो भाई, ठीक। ये आ गई एनर्जी का। अब आप बात करो स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी की यदि आप बात करोगे तो इसका ऑर्डर चेंज कर दो बस, तो फुल्ली एक्लिप्स की स्टेबिलिटी सबसे कम, उससे ज्यादा पार्शियली एक्लिप्स की, उससे ज्यादा गॉची की और सबसे ज्यादा एंटी की। अब देखिए इसका जो डायग्राम आपका बनेगा एनर्जी का, है ना, वो कैसे बनेगा? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ प्रोपेन, ये आइए बनाने की कोशिश करते हैं। यहां y एक्सेस पे हमने लिखा एनर्जी, ठीक, और x एक्सेस पे हमने लिखा क्या? डाइहेड्रल एंगल्स। नाउ अब लाइंस ड्रॉ करना शुरू करिए एनर्जी की। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी बताइए? फुल्ली एक्लिप्स की, तो सबसे ज्यादा एनर्जी है फुल्ली एक्लिप्स की, ये इस तरीके से, ठीक। ओहो भाई हैंग कर रहा है, 1 सेकेंड। सबसे ज्यादा फुल्ली एक्लिप्स की, उससे कम पार्शियल एक्लिप्स की, ठीक, उससे कम गॉची की और सबसे कम एंटी की। सबसे कम हो गई आपकी एंटी की, ठीक। चलिए अब बनाना शुरू करिए। यहाँ डाइहेड्रल एंगल 0, ठीक, तो ये आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, पीछे से देख लेते हैं। डाइहेड्रल एंगल जब थीटा कितना है? 0 डिग्री, नहीं अलग कलर से लिखना पड़ेगा, रुक जाओ। डाइहेड्रल एंगल कितना है? थीटा बराबर 0 डिग्री,
ठीक, अब यहाँ थीटा बराबर 60 डिग्री, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे थीटा बराबर 60 डिग्री, सुन लो ध्यान से। यहां पहुंचोगे तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 120 डिग्री भैया, सुन लो ध्यान से। जीरो तो फील लेने के लिए बताया था, 60 घूमा और 60 और घूमा, 120, और यहां पहुंचोगे तो थीटा कितना बनेगा, 180 डिग्री। ठीक, हो गया, हो गया, हो गया, सुनोगे, सुनो, सुनना ध्यान से, सुनोगे ध्यान से, सुनो ध्यान से। वापस लौट के आओगे तो थीटा कितना मिलेगा, 180 प्लस 60, 240 डिग्री। 60 और जोड़ोगे तो वापस पहुंचोगे तो यहां, मैंने बताया था वापस 60 60 जोड़ोगे तो ऐसे आ जाओगे 260, ये 300 डिग्री, और वापस 60 जोड़ोगे तो आ जाओगे यहां। कहने का मतलब है, ध्यान सुनना, थीटा बराबर 0 पे फुल्ली एक्लिप्स, थीटा बराबर 60 पे गॉची, थीटा बराबर 120 पे पार्शली, और थीटा बराबर 180 पे एंटी स्टैगर्ड, और थीटा बराबर 120 पे वापस से पार्शियल एक्लिप्स, और थीटा बराबर 300 पे वापस गॉची, और थीटा बराबर 360 पे वापस फुल्ली। तो ये एक मिरर इमेज बनेगी डायग्राम की, दिखाता हूं मैं आपको कैसे। फुल्ली, गॉची, कहाँ गया एनर्जी का लेवल यार, एनर्जी का लेवल, फुल्ली, पार्शियली, ठीक, गॉची, एंटी, फुल्ली फिर पार्शियली, फिर आपका आएगा क्या, गॉची 60 डिग्री पे, 120 डिग्री पे, 60 पे क्या आएगा आपका गॉची, 120 पे क्या आएगा आपका पार्शियली। ठीक है, थोड़ा एक बार बना लेते हैं फिर आपको समझाते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा, रुक जाओ। देखो ये कुछ इस तरीके से आएगा, देखो ए कैसे, ए ऐसे। अब मिरर इमेज ले लो यहाँ से, अब इस ग्राफ की मिरर इमेज ले लो, ये मिरर है तुम्हारा और इसकी मिरर इमेज ऐसे। अब मिरर इमेज क्यों ली है ये तुम्हें भी समझ में आएगा। अब देखो एनर्जी मैं यहाँ लिखना शुरू करता हूँ, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी, फुल्ली एक्लिप्स की, ठीक, फिर उससे कम किसकी, पार्शली एक्लिप्स वाली लाइन है ये, देखना जरा, सबसे ज़्यादा एनर्जी, अरे यार, फुल्ली एक्लिप्स की, ठीक, उससे कम एनर्जी पार्शली एक्लिप्स की, उससे कम एनर्जी गॉची की, और फिर एंटी की। ठीक, अब देखना जरा, अब मैं एंगल दिखा रहा हूं तुम्हें, थीटा बराबर 0 पे फुल्ली एक्लिप्स्ड, थीटा बराबर 0 पे फुल्ली एक्लिप्स्ड, थीटा बराबर 60 पे गॉची, ये लो, थीटा बराबर 60 पे गॉची, और गॉची के बाद थीटा बराबर 120 पे क्या आएगा, चेक कर लो, थीटा बराबर 120 पे पार्शियली एक्लिप्स्ड, तो ये देखिए, ये थीटा बराबर कितने का लाइन है, 120, तो थीटा बराबर 120 पे देखोगे तो पार्शियल एक्लिप्स, फिर थीटा बराबर 180 डिग्री पे, थीटा बराबर 180 डिग्री पे देख लो क्या आ जाएगा, एंटी, देख सकते हो आप, थीटा बराबर 180 पे एंटी, थीटा बराबर 180 पे एंटी। अब वापस चलोगे, ठीक, 60 60 ऐड करोगे तो मिरर इमेज मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि 180 में 60 ऐड करोगे तो 120, सॉरी 240 पे आओगे, 240 पे वापस आएगा पार्शियली एक्लिप्स्ड। थीटा बराबर 240 डिग्री, ठीक, तो पार्शियल एक्लिप्स्ड, फिर 60 और ऐड करोगे तो कहां पहुंच जाओगे, 240 प्लस 60 300, तो थीटा बराबर 300 डिग्री पे वापस क्या मिला, गॉची, देख लो, थीटा बराबर 300 पे वापस क्या मिला, गॉची, और थीटा बराबर 360 पे वापस हो जाएगा फुल्ली एक्लिप्स्ड, 360 पे वापस कितना हो जाएगा, फुल्ली एक्लिप्स्ड, आप देख सकते हो। ठीक, तो ये हो गया आपका प्रोपेन का एनर्जी डायग्राम, ठीक है ना, बस ये है, ठीक, जैसा यहाँ है वैसा यहाँ, ये मिरर है और मिरर इमेज है बस। ठीक, नाउ अब आइए कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं, ठीक, अब आइए कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, ड्रॉ मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ, ड्रॉ मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ
2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, यही लिख दो, समझ जाओगे। अब देखो एक बात बताओ, मोस्ट स्टेबल कौन होता है? आई एम वेरी सॉरी, शायद मैंने यहाँ कुछ गलती कर दी। ये एनर्जी डायग्राम प्रोपेन का नहीं यार, ब्यूटेन हम लोग पढ़ लेते ना, ब्यूटेन का। ये देखो ना, ब्यूटेन के बारे में पढ़ा था ना, ठीक। C4H10। अब सुनो, मोस्ट स्टेबल फॉर्म किसका मांग रहा है आपसे? 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन का। तो पहले आप डाइमिथाइल ब्यूटेन बनाओ। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन आपको कैसा दिखाई पड़ेगा? कुछ ऐसा, CH सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, ध्यान से सुनिएगा जरा, ठीक। यहाँ CH3 और यहाँ CH3, उसके बाद यहाँ CH3 और अरे ऐसे नहीं, नो, 1 सेकेंड। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन है ना, तो 2 नंबर और 3 नंबर है ना, 1 2, ठीक। और यस, 1 2 3, तो यहाँ पे CH3 और इसको मिलेगा CH और ये CH, ठीक। अब चेक कर लो, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन है। जिसको भरोसा नहीं है भाई, पहले तो मैं आपको इसका आयु पैक नेम दिखा दूं, फिर आगे बाद में बात करेंगे। इसका IUPAC नेम यदि आप करोगे तो क्या हो जाएगा, नंबरिंग करोगे यहाँ से 1 2 3 4, ये आयु पैक वाली नंबरिंग है तुम्हें दिखाने के लिए, ठीक। 2 नंबर पे मिथाइल है और 3 नंबर पे मिथाइल है, तो 2,3 डाई मिथाइल है और 4 कार्बन है स्ट्रेट चेन में, तो ब्यूटेन, ठीक। 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन है ये। अब इसका तुम्हें मोस्ट स्टेबल क्या बनाना है, कन्फर्मर बनाना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ध्यान सुनो, ये वाली जो नंबरिंग है, ये 1 2 3 4, ये नंबरिंग आयु पैक वाली नंबरिंग है, आयु पैक वाली नंबरिंग है भैया, तुम्हें दिखाने के लिए। अब जो नंबरिंग करने जा रहा हूं वो डॉट और राउंड वाले कार्बन की करने जा रहा हूं। येलो कलर से जो करने जा रहा हूं, ये 1, ये डॉट वाले कार्बन के लिए, डॉट कार्बन, और नंबर 2 वाला कार्बन राउंड कार्बन, ठीक। अब ध्यान सुनना, अब यहां कन्फर्मर बना रहा हूं, वो भी कैसा कन्फर्मर चाहिए, मोस्ट स्टेबल। तो मोस्ट स्टेबल में कौन सा होता है, एंटी फॉर्म, चेक कर लो। मोस्ट स्टेबल कौन होता है, जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है। तो एनर्जी सबसे कम किसकी होती है, एंटी की। तो एंटी फॉर्म यानी कि ये ऐसा मिथाइल मिथाइल आपको अपोजिट दिखाई पड़ना चाहिए, देखिए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, बहुत आसान है, सुनो। डॉट लगाया, ठीक। तो डॉट वाले कार्बन में आपका कौन सा कार्बन कवर हुआ, नंबर 1 वाला, ठीक। और इसके आपके 3, 1 1 2 3, चेक कर लो, क्योंकि डॉट वाले कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है और 2 मिथाइल है, 1 हाइड्रोजन है 2 मिथाइल है। तो आपने क्या किया, आपने क्या किया, इसमें 1 हाइड्रोजन लगा, 2 मिथाइल लगा दो, ठीक। तो 1 हाइड्रोजन आपने यहां चिपकाया और 2 मिथाइल आपने यहां चिपकाया। अब सुनना और ध्यान से सुनना मेरी बात को, राउंड वाला जो कार्बन है इसको मैंने ऐसे दिखाया, नंबर 2 वाला कार्बन राउंड कार्बन है, ठीक। नंबर 2 वाला कार्बन राउंड कार्बन, इसको दिखाया। अब इस पे भी 1 हाइड्रोजन 2 मिथाइल है, तो 1 हाइड्रोजन 2 मिथाइल कैसे दिखाओगे, सुन लो ध्यान से। हमें एंटी बनाना है, क्योंकि एंटी वाला ही सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हम क्या करेंगे, मिथाइल के ऑपोजिट मिथाइल, और ये वाले मिथाइल के ऑपोजिट मिथाइल, और ये वाले हाइड्रोजन के ऑपोजिट, मतलब एक जैसे ग्रुप को ऑपोजिट लगा लो, जिससे मिनिमम रिपल्शन होगी, और मिनिमम रिपल्शन होगी तो स्टेबल होगा। तो मिथाइल के ऑपोजिट मिथाइल, ठीक, मिथाइल के ऑपोजिट मिथाइल, और ये सुना, डॉट वाले कार्बन पे 2 मिथाइल 1 हाइड्रोजन, डॉट वाले कार्बन पे 2 मिथाइल 1 हाइड्रोजन, और राउंड वाले कार्बन पे भी 2 मिथाइल 1 हाइड्रोजन। तो राउंड वाले कार्बन पे येलो कलर से 2 मिथाइल और 1 हाइड्रोजन, लेकिन लगाया इस स्टाइल से कि एंटी बन जाए। एंटी फॉर्म ही क्या होता है, मोस्ट स्टेबल, क्योंकि मिनिमम रिपल्शन होगी, एमई एमई के बीच में मिनिमम, एमई एमई के बीच में मिनिमम, ठीक। तो बस यही क्या आपका एंटी फॉर्म, क्या आपका मिनिमम रिपल्शन मोस्ट स्टेबल, मिनिमम रिपल्शन मोस्ट स्टेबल, ठीक। ये हो गया। नाउ ये पार्ट ए, अब पार्ट बी लेते हैं इसी क्वेश्चन में, ठीक। तो पार्ट बी में बच्चों उसने आपको बोला 2,3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन का बनाओ, क्या 2,3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन का बनाओ। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो मॉलिक्यूल बनाओ,
2,3 डाई ब्रोमोब्यूटेन, कुछ ऐसा होगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, और 2 नंबर पे ब्रोमो और 3 नंबर पे ब्रोमो। ठीक, ध्यान से सुनना, यहाँ जो मैं ब्लू कलर से नंबरिंग कर रहा हूँ, ये 1 2 3 4, ये तुम्हें दिखाने के लिए 2 नंबर पे ब्रोमो, 3 नंबर पे ब्रोमो, ये आयु पैक की नंबरिंग है। कौन सी? आयु पैक नेम के लिए नंबरिंग है, ताकि आपको नाम पता चल जाए। 2,3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन। अब सुनो, सबसे ज्यादा स्टेबल कन्फर्मर इसका बनाना है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? एंटी। तो सिमिलर ग्रुप को अपोजिट साइड लगा दो, खेल खत्म। सुनो ध्यान से, अब जो नंबरिंग मैं करने जा रहा हूं, ठीक, वो है डॉट वाले और राउंड वाले के लिए येलो कलर से। ये डॉट वाला और ये राउंड वाला, ठीक, समझ लो, डॉट वाला और ये राउंड वाला कार्बन। इसको बोला मैंने नंबर 1 कार्बन, इसको बोला मैंने नंबर 2 कार्बन। नंबर 1 कार्बन पे एक हाइड्रोजन ब्रोमो और मिथाइल। तो तुमने क्या किया यहां पर? एंटी वाला बनाना है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये डॉट वाला कार्बन ये रहा, और 1 2 3 बॉन्ड दिखाए। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन, एक ब्रोमो, एक मिथाइल। तो मिथाइल, ब्रोमो और हाइड्रोजन। अब बात करते हैं सेकंड कार्बन, राउंड वाले कार्बन की। तो राउंड वाले कार्बन को इस तरीके से दिखाओगे, ठीक है ना। और राउंड वाले कार्बन पे ध्यान से चेक करना, एक हाइड्रोजन, एक ब्रोमो, एक मिथाइल, लेकिन आपको ऑपोजिट लगाना है जिससे मिनिमम रिपल्शन हो। तो राउंड वाले कार्बन पे ये मिथाइल ऐसे, हाइड्रोजन के अपोजिट हाइड्रोजन, और ब्रोमो के ऑपोजिट आपका ब्रोमो आ जाएगा इस तरीके से। तो ये मिथाइल, ये हाइड्रोजन और ये ब्रोमो। कुछ नहीं करना है, बस सिमिलर ग्रुप को अपोजिट लगा देना, जिससे मिनिमम रिपल्शन हो जाए और एंटी फॉर्म बन जाए। एंटी फॉर्म, मिनिमम रिपल्शन, मोस्ट स्टेबल। मिनिमम रिपल्शन, मिनिमम रिपल्शन होने से एनर्जी क्या हो जाएगी? कम से कम, और स्टेबल हो जाएगा। ठीक, अब सुनिए, एक होता है गॉची इफेक्ट। अब ये क्या होता है, एक टॉपिक के लास्ट कवर करेंगे हम लोग, गॉची इफेक्ट। ठीक, गॉची इफेक्ट। अब ये क्या होता है? गॉची इफेक्ट आपको तब देखने को मिलेगा कन्फर्मर्स में, जब हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा। व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड, H बॉन्ड, याद है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है। व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट। ठीक, अब ध्यान से सुनो, हाइड्रोजन बॉन्ड आपको कहां देखने को मिलेगा? जनरली FON एटम्स में, मतलब कहीं अगर फ्लोरीन मिल जाए, कहीं ऑक्सीजन मिल जाए, या कहीं नाइट्रोजन मिल जाए, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, या ऑक्सीजन के साथ, या नाइट्रोजन के साथ आपको क्या देखने को मिल सकता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये सब आपने पीछे पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में। तो यहां आपको H बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। अब सुनो ध्यान से, जब भी आपको H बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, तो एनर्जी का जो ऑर्डर पीछे पढ़ाया गया वो फ्लिप कर जाएगा। मतलब एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन, ड्रॉ मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ, ड्रॉ मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ 2-फ्लोरोइथेनॉल, 2-फ्लोरोइथेनॉल। ठीक, नाउ अब 2-फ्लोरोइथेनॉल बनाओ भाई। पहले सॉल्यूशन देखिए बच्चों इसका। ठीक, CH सिंगल बॉन्ड CH, ठीक, और यहां से आपको CH क्या, CH2 हो जाएगा ना, ऐसे OH, और ये फ्लोरो। अब देखो, सुन लो ध्यान से, सुन लो ध्यान से, आयु पैक वाली नंबरिंग देखिए। एक नंबर पे एल्कोहल को दोगे और 2 नंबर पे ये, तभी तो क्या बनेगा? 2-फ्लोरो, और 1 नंबर पे एल्कोहल है तो 2-फ्लोरो इथेनॉल हो जाएगा ये। ठीक, तो ये आयु पैक वाली नंबरिंग है। अब मैं आपको कन्फर्मर बनाने के लिए एक चीज दिखाता हूं, ध्यान से चेक करिएगा। अब येलो कलर से जो नंबरिंग है वो 1 और 2 वाली कहानी है, मतलब ये डॉट वाला कार्बन और नंबर 2 हो गया राउंड वाला कार्बन। ठीक, अब देखिए कन्फर्मर तैयार करिए जरा इसका, और यहाँ कुछ स्पेशलिटी आप देखोगे। क्या स्पेशलिटी आप देखोगे? ध्यान से चेक करो। नंबर 1 का जो कार्बन है ये इस तरीके से, ठीक,
ये डॉट, ठीक। अब इस पे यार इसमें CH2 होना चाहिए, है ना, CH2। अब सही है। हाँ भाई चेक करो, नंबर 1 का जो कार्बन है, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन से, 1 फ्लोरीन से। यहां दिखाया मैंने फ्लोरीन और यहां दिखाया मैंने क्या, हाइड्रोजन, ठीक। अब नंबर 2 वाला जो कार्बन है, राउंड वाला, कुछ इस तरीके से, ठीक। तो नंबर 2 वाले कार्बन पे भी आपका क्या होगा बताओ, 2 हाइड्रोजन 1 OH। अब खास बात देखना, 2 हाइड्रोजन और 1 OH किस तरीके से आप बनाएंगे। देखिए पता है क्या होता है, यहाँ ध्यान से सुनिएगा जरा, 2 H तो आपके यहां आ जाएंगे और 1 OH भी है। OH को आप O सिंगल बॉन्ड H दिखा सकते हो। अब सुनना ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुनोगे, सुनो। फ्लोरीन पे क्या होगा, ऑक्सीजन पे क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, याद है, ठीक। ओके, और इसके बाद यहां पर देखो, फ्लोरीन पे क्या होता है आपका, नेगेटिव, और इस तरीके से इनके बीच में, किनके बीच में, ध्यान सुनो, इसको हम पलट के लिख दें, कोई दिक्कत। यार OH यहाँ दिखा देते तो अच्छा होता, चलो कोई बात नहीं है, फिर भी आप देखो इधर ध्यान से जरा, देखो अभी इसको मैं फिर से आपको बना के दिखा दूंगा। ये वाले H और F के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा बताइए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक। OH का H और फ्लोरीन का F, इनके बीच में आपको बोला ना, F और H के बीच में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगा। तो यहां पर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगा। यहां से ना आपको अच्छा समझ में नहीं आएगा यार, एक काम करो, रुको, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप इसको करो, एक काम करो, इसको नंबर 1 कार्बन दे दो। सुन लो, डॉट वाला ये नंबर 1 हो गया, और इसको नंबर 2 राउंड वाला ऐसे कर दो। अब आपको अच्छा लगेगा, बस और कोई बात नहीं है। देखो ये डॉट वाला कार्बन है, ठीक, और डॉट वाले कार्बन पे 3 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन के साथ, 1 OH के साथ, ठीक। तो इस कार्बन पे 1 OH लगा है, OH को मैंने ऐसे दिखाया, O सिंगल बॉन्ड H। अब ठीक, और 2 हाइड्रोजन को मैंने ऐसे दिखाया। अब राउंड वाले कार्बन को देखो, नंबर 2 वाला कार्बन, राउंड कार्बन, ठीक। राउंड कार्बन ये इस तरीके से, ठीक। अब ध्यान से जरा चेक करिएगा, इस राउंड वाले पे 1 फ्लोरीन है और 2, तो फ्लोरीन को आप यहां पर दिखाओ, और 2 हाइड्रोजन को आप ऐसे करके दिखा दो। तो फ्लोरीन आपने यहां दिखाया और 2 हाइड्रोजन को आपने यहां दिखाया, सही है। अब आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छे से देखने को मिलेगी। कैसे, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, H और F के बीच में आपको ये देखिए, ये डॉटेड से आपको ये H बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, ठीक। तो ये हो गया आपका क्या, H बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक। अब सुन लेना ध्यान से, इसको चेलेटिन बोलते हैं। एक 5 एटम की रिंग बन गई, 5 एटम की रिंग बन गई, इसको हम चेलेटिन बोलते हैं। ये जो ऐसे करके रिंग बनी 5 एटम की, 5 एटम की जो रिंग बन गई बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, चेलेटन, या इसको चेलेट बोलो आप, चेलेट, ठीक, चेलेट। अब सुनो ध्यान से, देखो पता है, ये इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इंट्रा मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही हो रही है, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, और मॉलिक्यूल के अंदर ही क्या हो रहा है भाई, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है आपका, कौन सा, 2 फ्लोरो इथेनॉल, इसी के अंदर F और H के बीच में, तो ये इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। अब सुनो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से ये मोर स्टेबल हो जाएगा भाई, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। जिसको नहीं पता है, केमिकल बॉन्डिंग में सब पढ़ाया गया है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, पहली बात। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, मैंने क्या बोला, मैंने बोला यहां आपको 5 एटम की रिंग दिखाई पड़े, जिसको चेलेट बोलते हो आप, ठीक है। अब 5 एटम कहां दिख रहे हैं, नहीं देख पा रहे होगे, मैं दिखाता हूं, सुनो ध्यान से, सुनोगे क्या, ध्यान से सुनना, ऑरेंज कलर से, फ्लोरीन एक एटम है, ये रिंग जो चल रही, हाइड्रोजन आपका दूसरा एटम है, ऑक्सीजन तीसरा है, सुन लेना, सामने वाला कार्बन आपका 4th एटम है, और एक पीछे भी तो होगा, एक पीछे भी तो होगा, राउंड वाला, जिस पीछे वाले से फ्लोरीन डायरेक्टली लगा हुआ है, जिस पीछे वाले से फ्लोरीन डायरेक्टली लगा हुआ है, ठीक। तो मतलब ये सामने वाला कार्बन और ये वाले कार्बन के बीच में भी तो बॉन्ड होगा, सुना, ये तो अब बताओ रिंग कितने मेंबर की बनी, 1 2 3 4, सामने वाला और पीछे वाला कार्बन, और पीछे वाले कार्बन से सीधे फ्लोरीन लगा होगा, तो रिंग कितने की बनी, 3 डायमेंशनल स्पेस में आपको सोचना होगा। ये देखिए ऐसे करके रिंग बन रही, 1 2 3 4 5, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं, चेलेट,
चिलैट जो बोलना बोल रहे हैं, चेलेट बोलते हैं, ठीक। ओके, करेक्ट। तो जब भी चेलेट बनेंगे तो आपका स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, देखिए अब देखिए, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट, अब देखो जरा, इंपॉर्टेंट बात है भाई, व्हेन व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट, ठीक। अब सुनो, पहले आप ये लिखो व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट, जो आपने पीछे पढ़ा हुआ था, व्हेन H बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट, ठीक। जब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं प्रेजेंट थे तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या था? जब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं थे तब स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या था, बताओ, पीछे जाओ, स्टेबिलिटी का ऑर्डर कहां गया? फुल्ली एक्लिप्स का सबसे कम, ठीक, उससे ज्यादा पार्शियल एक्लिप्स, फिर गॉशी, फिर एंटी, है ना। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी पीछे तो ऑर्डर कैसा था स्टेबिलिटी का? फुल्ली एक्लिप्स्ड का सबसे कम, क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, उसके बाद पार्शियली एक्लिप्स्ड, फिर आपका कौन सा था? गॉशी या गॉची जो बोलना बोल, गॉची बोला जाता है, गॉची, और फिर आपका एंटी था, यही था। लेकिन ध्यान से सुनो, जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी थोड़ा सा सिस्टम स्टेबल हो जाता है तो यहां पे फ्लिप हो जाता है, ठीक। मतलब व्हेन द हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट देन स्टेबिलिटी ऑर्डर इज, ये दोनों ऐसे ही रहेंगे, फुल्ली एक्लिप्स का सबसे कम, उससे ज्यादा पार्शियली एक्लिप्स का, कुछ नहीं करना है, बस यहां फ्लिप कर दो, एंटी का, और सबसे ज्यादा गॉची का। सुना? सुना क्या? ध्यान से चेक करो, देखो, पता है ये कौन सा फॉर्म है आपका? एंटी में अपोजिट अपोजिट लगते हैं ना, ऐसे करके, है ना, और गॉची में आपका कुछ ऐसे करके लगता है ना, ठीक, मिथाइल मिथाइल। हालांकि ऐसा कोई एग्जांपल हमारे पास नहीं है, लेकिन आप ये समझो जरा कि अब क्या होगा, यहां पर ऑर्डर एनर्जी का, एनर्जी कह रहा हूं, स्टेबिलिटी का ऑर्डर फ्लिप हो जाएगा, ठीक। अब एंटी का पहले आ जाएगा, एंटी और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, गॉची का बाद में। क्यों? यहां पर ऐसा दिख तो नहीं रहा है, लेट मी चेक इट। बस ये गॉची इफेक्ट है भाई, बस ये गॉची इफेक्ट है। आप ये समझो, जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है, अब इसके और सारे कन्फर्मर हमने बना के नहीं देखे हैं, लेकिन जब भी गॉची इफेक्ट होगा, ध्यान सुनो, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से सिस्टम स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पर सिस्टम जब स्टेबल हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा फ्लिप हो जाता है एनर्जी में, याद रखिएगा, गॉची का एनर्जी, सॉरी एनर्जी कह रहा हूँ, स्टेबिलिटी, गॉची का स्टेबिलिटी लेस और एंटी का ज़्यादा हो जाता है। सॉरी, यहाँ, अरे यार, ये जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है, और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो एंटी का कम और गॉची का ज़्यादा, याद रखिएगा, ठीक। अब सुनो एक बात और, यहाँ पर इसमें कुछ डिस्कशन और करना होता है। क्या? इसमें ध्यान से चेक करो, ये गॉची वाला ही पॉसिबल है, ठीक, इसमें एंटी पॉसिबल नहीं है। अगर आप एंटी बनाने की कोशिश, सॉरी, इसमें फुल्ली पॉसिबल नहीं है। अगर आप फुल्ली बनाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, ध्यान से चेक करो, देखो, अगर हम फुल्ली एक्लिप्स बनाने की कोशिश करें, फुल्ली एक्लिप्स बनाने की अगर हम कोशिश करें, ठीक, तो क्या होगा, ध्यान से सुनना, फुल्ली एक्लिप्स में आपको क्या करना पड़ेगा बताओ, राउंड वाले कार्बन पे फ्लोरीन को कहाँ ले जाना पड़ेगा, ये ऐसे इसके OH के पास, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? फ्लोरीन यहाँ ले जाओगे तो फ्लोरीन का जो लोन पेयर है और ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है उनके बीच में रिपल्शन होने लगेगा। फिर से सुनो, फिर से सुनो भाई, आपने क्या बोला, फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अच्छी बात है, सिस्टम स्टेबल हो जाएगा, ठीक। लेकिन कुछ लोग सोच रहे हैं इसको ऐसा घुमा के OH के पीछे रखें जस्ट फ्लोरीन को, तो वो भी तो सही बात नहीं है। फुल्ली एक्लिप्स बनाना भी तो सही बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तुम फुल्ली एक्लिप्स बनाओगे तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के लोन पेयर आपस में रिपल्शन करने लगेंगे, ये भी तो दिक्कत है, ठीक। तो ये चीज है, इसलिए फुल्ली एक्लिप्स हमने नहीं बनाया, ठीक, इसलिए फुल्ली एक्लिप्स हमने नहीं बनाया। ओके, करेक्ट। तो हमने कौन सा फॉर्म बनाया, हमने गॉशी फॉर्म बनाया इसका, गॉची, ये एक तरीके से गॉची है ना, 60 डिग्री यहां से मिल रहा है तो गॉची फॉर्म है, चेक कर लो जाके, 60 डिग्री हो चाहे ना हो, 60 डिग्री का फील मिलेगा तुम्हें। ये देखो, ये देखो, 60 डिग्री का फील में तुम्हें गॉची मिलता है, 0 से 60, ऐसा 60 रोटेट कर दिया, वही मैंने बनाया है, तो गॉची मैंने बनाया है। और इस बार गॉची सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, चेक कर लो, यही तो पढ़ा रहा हूँ इतनी देर से,
इस बार गॉची सबसे ज्यादा स्टेबल होगा अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, क्योंकि गॉची होने से मतलब गॉची जब आपने बनाया हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी तब क्या था, तब ऑर्डर ये था कि गॉची की स्टेबिलिटी लेस और एंटी की ज्यादा। यहां पे फ्लिप हो जाएगा, याद रखिएगा, पूरी क्लास को ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बोला है, ठीक। नो, अब आइए एक क्वेश्चन आपको बताते हैं। ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ, ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल conformer of इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक। ये देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 OH OH, ये इथाइलिन ग्लाइकोल होता है, ठीक। अब सुनो, इसमें क्या करना है हमें, ये हो गया आपका डॉट वाला और ये हो गया राउंड वाला कार्बन, ठीक। तो आपने बनाया क्या, डॉट वाला, ठीक, और इस डॉट वाले पे 3 बॉन्ड, 1 2 3, डॉट वाले कार्बन से एक OH और 2 हाइड्रोजन, तो OH को आपने ऐसे करके दिखाया और HH को आपने ऐसे दिखाया। अब राउंड वाला कार्बन, ठीक, तो राउंड वाले कार्बन को आपने ऐसे करके दिखाया, ये राउंड वाला सेकंड कार्बन है ऐसे, और इस राउंड वाले पे भी आपका क्या है बताओ, 2 हाइड्रोजन और 1 OH, तो 2 हाइड्रोजन को आप ऐसे बनाओ और OH को आप यहाँ बनाओ, और OH को जब बनाओ तो ऐसे बनाओ, देखो ऊपर वाला OH आपका ऐसे, कैसे, ऐसे O सिंगल बॉन्ड H, और नीचे वाला OH आप इस तरीके से दिखा दो। अब सुनना ध्यान से, यहां पर क्या है डेल नेगेटिव, यहां क्या है डेल पॉजिटिव, यहां डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, H और O के बीच में यहां बॉन्ड बन जाएगा, और ये वाला बॉन्ड हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड, भाई O और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, और एक चिलेट बन गया 5 एटम का, 1 2 3 4, और पीछे वाला कार्बन 5, तो यहाँ जो रिंग बन के आ रही है इसको चिलेट बोलते हैं, ठीक। ये आपका मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर है किसका, इथाइलिन ग्लाइकोल का, ओके। और सुनो, ये गॉची फॉर्म है, चेक कर लो, 60 डिग्री रोटेट करके एंगल 60 गॉची फॉर्म है, और गॉची फॉर्म आपका अब सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ऑर्डर ये वाला चलेगा, ये वाला, ठीक। ये स्टेबिलिटी का एनर्जी का आप बना सकते हो इसी के अकॉर्डिंग, ठीक। एनर्जी ऑर्डर आप बना सकते हो खुद से, एनर्जी लिखोगे तो ये फ्लिप हो जाएगा ऐसे, ठीक। अब ध्यान से सुनिए, क्लास 11th में जितना आपके में आइसोमेरिज्म था वो पढ़ा दिया गया है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अभी और भी होता है, ठीक, बहुत ज़्यादा होता है वो, और आपके कन्फर्मर्स भी अभी और ज़्यादा पढ़ने, वो हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, अभी जितना काम था वो हमने पढ़ लिया है, ठीक। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC, ओके।